हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। एज यू ऑल नो, हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। थोड़े बहुत बच्चे हैं, उनको धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। विदाउट गेटिंग डिले स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। और फर्स्ट टॉपिक इज इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। रिसेंटली न्यूजीलैंड ने इंटरेस्ट दिखाया है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट जो है, ये जो इनिशिएटिव है, ये न्यूज़ में आया और देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बात करूं कि इसका ओरिजिनेट या इसे कब लॉन्च किया गया था, सो इन 2019 आशियान की ईस्ट एशिया समिट चल रही थी बैंकॉक में। उस टाइम पर इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। हुआ क्या कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है ऑलरेडी 2015 से, दैट इज नोन एट सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो ये हमारा इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, इसमें हम सबकी सिक्योरिटी और सबकी ग्रोथ के लिए इंडिया के एंड से ये प्रोग्राम चलाया जाता है। सिमिलरली प्रोग्राम के इसी प्रोग्राम के बेसिस पर इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट कॉपरेशन फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड द रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर। इस रीजन में कोई भी कंट्री अपनी हेजेमनी को स्टैब्लिश ना करे, रूल बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से सबका डेवलपमेंट हो, ये रीजन फ्री हो, सिक्योर हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, डेवलपमेंट हो, इन सारे ऑब्जेक्टिव के साथ IPOI लॉन्च किया गया है, ठीक है। या ये भी याद रखना कि ये कोई ट्रीटी नहीं है, ना तो इसके कोई भी प्रोविजन बाइंडिंग है, ना ही ये ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव है। इट इज़ अ वॉलेंट्री अरेंजमेंट। चाहे कंट्रीज चाहे तो ज्वाइन कर लें, चाहे ना चाहे तो नहीं ज्वाइन करें, कोई कंपलसरी नहीं है। इसमें कंट्रीज के स्पेशलिटी के हिसाब से 7 फंक्शंस में डिवाइड किया गया है। 7 मेजर फंक्शन, 7 मेजर पिलर बनाए गए हैं और उसमें जिस कंट्री की भी लीड है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए यूके और इंडिया, मैरीटाइम इकोलॉजी के लिए ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड, मैरीटाइम रिसोर्सेज के लिए फ्रांस एंड इंडोनेशिया, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जर्मनी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए इंडिया एंड बांग्लादेश, साइंस टेक एंड एकेडमिक कोऑपरेशन के लिए इटली एंड सिंगापुर, एंड लास्ट वन ट्रेड कनेक्टिविटी और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए जापान एंड यूएसए, ठीक है। याद रखना 7 पिलर्स के बारे में, कब ये बना है, इसका बेसिस क्या है। रिसेंटली न्यूजीलैंड ने इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि न्यूक्लियर फील्ड में डील करती है। न्यूक्लियर फील्ड में कॉपरेशन को, सर्वेलेंस को बेसिकली ये इंश्योर करती है पूरे ग्लोब पर न्यूक्लियर का सेफ यूज किया जा सके। सेफ सेफ यूज मतलब कि एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज किया जाए, न्यूक्लियर को डिस्ट्रक्शन लेवल के लिए ना यूज किया जाए। इट वर्क्स फॉर द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकती है, उतना पीसफुल यूज न्यूक्लियर फील्ड में इंश्योर करने का काम किया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। बेसिकली इसको जो इसका स्टैट्यूट है, जिस एक्ट से ये बनी है, ये 1956 में अप्रूव किया गया था, बट इट केम इनटू फोर्स इनटू 1957। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। 178 मेंबर स्टेट्स ने इसे ज्वाइन कर रखा है। टू प्रमोट द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। बेसिकली न्यूक्लियर सेफगार्ड्स मतलब कहाँ पर कैसे न्यूक्लियर को मॉनिटर करना है, इंस्पेक्शन करना है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही है, आसपास का एनवायरनमेंट सेफ है या नहीं, सब चीज़ों को मॉनिटर करने का काम करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बेसिकली पहले 1973 में हमारे पास होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता था ये एक्ट।
बट 1999 में हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पास किया। जो पुराना एक्ट था ना, वो एक तरह से रोक ज्यादा लगाता था, वो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने की बजाय रेगुलेट ज्यादा करता था। और जो ये नया एक्ट आया है 1999 वाला, ये फॉरेन एक्सचेंजेस को मैनेज करने की बात करता है। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, रेगुलेट करना, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज को लिबरलाइज करना। और आरबीआई को एम्पावर किया गया है कि आरबीआई इज द की अथॉरिटी अंडर द फेमा एक्ट एंड सिविल नेचर ऑफ द ऑफेंसेस। जो फेरा एक्ट था उसमें अगर कोई ऑफेंस होता है, कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, तो उसे सीधा क्रिमिनल की नज़र से देखा जाता था और उसे क्राइम के जैसे ही डील किया जाता था। बट फेमा एक्ट का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसने इसे एज अ सिविल ऑफेंस के तरह डील करना स्टार्ट किया, रेगुलेट करना कम करके मैनेज करना ज़्यादा स्टार्ट किया, और पॉलिसीज को लिबरलाइज किया। अब किस पर ये एप्लीकेबल होता है? अगर इंडिया में किसी भी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट 1 लाख से ज़्यादा का सामान एज अ गिफ्ट के रूप में आ रहा है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, या फिर किसी एनआरआई का प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें फेमा के अंतर्गत मैनेज की जाती है। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द प्राइमरी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वायलेशन। अगर किसी भी तरह का वायलेशन हो रहा है तो उसको ईडी के अंतर्गत लाया जाता है, ईडी उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ठीक है। इसमें इवन अगर वायलेशन होते हैं प्रोविजंस के, तो 3 महीने से लेकर के सजा स्टार्ट होती है, और 2 लाख तक पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। इवन योर एसेट्स कैन ऑल्सो बी सीज बाय द ईडी। ठीक है। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द सेशन। प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप रोज के रोज इन टॉपिक्स को देखो, क्रक्स नोट तैयार करो एंड कीप रिवाइजिंग। कहीं पे भी प्रॉब्लम डाउट या क्वेरी हो, ट्राई टू रीच अस, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन।